हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12th का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 है। आज चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 है और इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह है, या मदद मांगिए, चाहे जो भी कहिए, जो भी अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके और लोगों के पास भेजिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए जो भी क्वेश्चन आपको सही लगते हों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यूनिट नंबर 4 जो है भारत के विदेश संबंध, जो भारत का विदेशी संबंध है उसी के बारे में इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 25 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग आज हम लोग को पढ़ना 26 से लेकर के 50 तक। जितना भी टाइम हो जाए, आधे घंटा का हो, 20 मिनट का हो, हम उसको स्टडी करेंगे। ये आपको बेनिफिशियल होंगी जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए, दूसरी बात 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए, उसमें से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ज़रूर इसको देखिए। कहता है यूनिट नंबर 4 में कि भारत के विदेशी संबंध, इसमें क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 26, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गया था। अब ये शिमला समझौता हुआ कब था, किससे किसके बीच हुआ था, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, जो कि एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान है, उसको जब ये अलग कर दिया गया तो उस दौरान लगभग 94,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि बंदूक छोड़ दिया। और उन्होंने, पाकिस्तानी सैनिकों ने, भारतीय सैनिक नहीं, तो उन्होंने जब छोड़ दिया तो वहाँ पर एक समझौता की गई, और वो हमारा हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वहाँ पर ये समझौता हुआ था, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। अब भारत की तरफ से उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। दोनों के बीच में समझौता होता है, शिमला समझौता। ये कब, जब ये पाकिस्तान को बांग्लादेश से को बना दिया गया, पाकिस्तान से हटा करके। तो कह रहा है कि शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन ए है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू और कोसी जीन। इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। कहता शिमला समझौता 1971 के लड़ाई के बाद। कहता शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता था, किसके बाद अब लड़ाई नहीं होगी। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। इस समझौते पर भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बारे में कुछ और भी बातें हैं, उसको हम लोग जानते हैं। इस समझौते के तहत क्या की बात कही गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने का फैसला लिया गया कि जो भी लड़ाई के चलते जो भी हम लोग दोनों में खटास उत्पन्न हुई थी, अब वो हटा करके हम लोग अपने संबंध को बनाए रखेंगे और बढ़िया करेंगे। इस समझौते में दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की स्वीकार नहीं करने का फैसला किया गया। कहा गया इसमें कि अगर हम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, अब उसमें किसी तीसरे देश को हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि आप हम दोनों का मीडिएटर बनिए। जैसे कश्मीर के मुद्दों की अगर बात करें तो कश्मीर के मुद्दा में कहता है कि इंडिया और ये पाकिस्तान दोनों के बीच में अगर कश्मीर आता है तो इसके मुद्दों पर ये अमेरिका कहता था कि हम इस पर आकर के मध्यस्थता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट बोलता है कि हम दोनों के बीच की वार्ता है, ये तीसरे की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिया गया था ये फैसला इसमें कि जो भी समझौता हम लोग करेंगे उसमें तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं को आत्मसमर्पण के बाद दोनों देश की सेनाओं के बीच जो रेखा खींची गई थी, उसे हम लोग वास्तविक नियंत्रक रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया कि इसके इधर अगर हम चलते हैं पाकिस्तान हो गया, तो इधर हम लोग चलेंगे इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया ने मानकर कहा कि आप इसी लाइन के क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरफ आपके क्या रहेंगे, LOC इसको बोल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल। कहता इस समझौते में यह भी तय किया गया कि कश्मीर के मुद्दे पर भी शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे और बातचीत करके और उसके फिर समाधान हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और तीसरे को इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होने देंगे। कहते इस समझौते में युद्ध बंदियों की अदला बदली की भी नीति की बात कही गई थी। अदला बदली की बात कही गई थी कि जो भी युद्ध बंदियों यानी कि जो भी युद्ध के दौरान हम किसको रख लिए होंगे, मतलब जैसे पकड़ा गया भारत में कोई आ गया पाकिस्तानी सेना, तो इसमें क्या कि इसको अरेस्ट कर लिया गया और भारत के लोग उसमें जाकर अरेस्ट कर गए। तो इसमें कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी भारतीय लोग तो पाकिस्तान में थे उन्हें भारत भेजा जाए और पाकिस्तान के जो लोग थे उसे हम लोग कहाँ भेज देंगे, पाकिस्तान में भेज देंगे। तो इस समझौते में बंदियों को अदला बदली की भी बात कही गई थी। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान को 1971 में कब्जा की गई ज़मीन वापस कर देगा। यानी भारत जो है जो भी पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ ज़मीन था उसे क्या कर देगा, लौटा देगा। ये समझौते कहाँ पर हुई थी, शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, बताइए। ऑप्शन ए है 1945, 1947, 1950, 1952। आपसे अगर डेट पूछा जाए तो डेट बताना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताइए, स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ये कौन बना था, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, यूएनओ का, या तो यूएन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन भारत इसकी जो सदस्यता जो ली है, भारत 30 अक्टूबर को लिया है, कब, 1945 को ही। तो यानी आंसर इसकी क्या हो जाएगी, 1945। कुछ चीज़ के बारे में उसको पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। भारत जो अमेरिका के एक राज्य स्टेट है न्यूयॉर्क, उसमें आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, यानी कि अमेरिका में। कहता भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य बना, ठीक है। भारत यूएन के संस्थापक देशों में से एक था। आज अगर पूछ दे यूएन में कितने सारे देश मिलकर के हैं, तो 1993 देश यूएन में सम्मिलित हैं। भारत ने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भारत ने हिस्सा लिया था। सैन फ्रांसिस्को वही जिसको आज यहाँ पर आग के चपेट में है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब के सब का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में, जैसे गूगल का देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, ठीक है। ये सब का आपका कहाँ पर मिलेंगे, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ये इसमें भी जो सैन फ्रांसिस्को में जो भी आयोजित की गई थी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सम्मेलन, उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। ये 1945 की बात है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से सर अरकाट रामास्वामी मुदलियार ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन जो चार्टर पर भारत के कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया, तो होगा आरकाट रामास्वामी मुदलियार, ठीक है। आरकाट रामास्वामी मुदलियार ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कहते कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, कौन से वर्ष में भारत चीन के मित्रता के रूप में मनाया जाता है, 1954, 1962, 1988 या 2006। तो इसकी आंसर हो जाएगा 1988। अभी के डेट में देखें तो 2011 भी हम लोग कह सकते हैं कि भारत चीन मित्रता के रूप में मनाना शुरू किए थे, लेकिन हम लोग पहले की जब बात कर रहे हैं तो 1988 में। 2014 में भारत चीन संबंध को सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहल थी, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो चीन और भारत के बीच में जो भी मुद्दा था उसको सुलझा करके संबंध को सुधारने में लगे गए, सुधारने में एक आगे कदम बढ़ाया, वो कौन से प्रधानमंत्री थे। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि 2014 में कौन से इलेक्ट होकर के आए थे, तो हमारे कौन थे, नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी थे इन्होंने 2014 में इलेक्ट करके आए और इनका ही पहल था जो भारत और चीन के बीच में संबंध सुधारने के लिए। कहता 1955 के बारसा संधि, अब ये बारसा संधि वर्साई की संधि नहीं कह रहा हूँ, वर्साई की संधि जो है वो आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, वो वर्साई था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वारसा संधि। कहता 1955 के वारसा संधि में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। देखिए यहाँ पर जर्मनी 2 प्रकार के, आपका कौन कौन है, पश्चिमी और पूर्वी, जिसमें सम्मिलित कौन कौन थे, सोवियत भी थे, पोलैंड भी थे, पूर्वी जर्मनी। तो हमारा जो सम्मिलित नहीं था वो आंसर कौन हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी।
अब देखिए यहाँ पर नाटो तो समझ में आता होगा कि नाटो का फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है ना अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है, ठीक है। और इसी को ही अपोज करने के लिए सोवियत रूस ने बहुत सारे अपना ग्रुप चला के रखता है, ठीक है। तो ये कह रहा है नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 1955 में वार्सा की संधि की थी। ये किसको जवाब देने के लिए? नाटो को। भारत से भी अगर देखा जाए तो भारत भी इसके साथ रशिया के साथ बहुत सारे संगठन में जुटा हुआ है। SCO हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स हो गया, ट्राइका हो गया। तो ये सब में हम देख रहे हैं कि रशिया का सम्मिलित और भारत का सम्मिलित देखा गया है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि इससे हमारा नाटो की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। और इससे अमेरिका को भी लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा इंडिया पर क्रश करेंगे तो जा कर के रशिया से मिलेगा, और रशिया को भी लगता है कि ज़्यादा हम हमारे साथ रहेंगे तो उसको भी दिक्कत होगा कि अमेरिका से। तो इसलिए इंडिया दोनों को तालमेल बना करके रखता है, दोनों से, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो। कहता है इसमें ये देश सम्मिलित हुए। कौन कौन से देश थे? सोवियत संघ थे, पोलैंड थे, पूर्वी जर्मनी हुआ था लेकिन पश्चिमी जर्मनी सम्मिलित नहीं हुआ था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। इसका मुख्य काम क्या था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, कि जो भी देश नाटो में सम्मिलित हुआ था, यूरोप के देश, उसको से क्या कर लिए, मतलब उसको से अपना मुकाबला करें हर क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो या फिर हो सकता है आपको सैन्य शक्ति हो, सबसे आगे निकलने के लिए ये चीज संगठन बनाई गई थी। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? परमाणु यानी NPT कहते हैं, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि ऐसा चीज़ था कि अगर इसमें सम्मिलित हो जाते तो हम आगे परमाणु बम नहीं बना सकते थे। लेकिन भारत ने 1974 से ही परमाणु बम पहला परीक्षण कर दिए थे, जो इसरो के द्वारा करवाई गई थी। ये कौन सा प्रोजेक्ट था? इसमें स्माइलिंग बुद्धा के नाम से प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया था, और उसके तहत भारत ने 1974 में इंदिरा गांधी के सरकार में इसरो ने ही पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। तो कह रहा कि अगर ये अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर लेते तो भारत आज परमाणु संपन्न देश नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? ईरान या उत्तर कोरिया, भारत या चीन? तो आंसर हो जाएगा भारत। कहता है परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मकसद परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक के प्रसार पर क्या करना है? रोक लगाना है। यह संधि 1968 में हस्ताक्षरित हुई थी और 1970 में इसे लागू कर दी गई थी। इस संधि के बारे में अगर सोचिए कि लागू कर दी गई और हस्ताक्षर 1968 में हुआ, क्या भारत के इसरो ने क्या बना पाता? नहीं बना पाता। और ये सब पहले ही, उसके पहले ही इन लोगों ने बना करके रख लिए थे। कौन? अमेरिका और रशिया ने, ठीक है। तो इसलिए हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया था। इसके लिए कुछ खास बातें क्या हैं? इस संधि के तहत परमाणु हथियारों के बिना रहने वाले देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें पाकिस्तान भी नहीं रहता, लेकिन पाकिस्तान तो भाई जानते हो कि जो नहीं कहोगे तब भी वो चोरी छुपके तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यानी कि वो तो आगे हो जाता, अब आगे होता तो बार बार भारत को आंख दिखाता, तो भारत ने उस पर साइन नहीं किया, इसलिए भारत अपना परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगाई गई, लेकिन फिर भी भारत ने उसको बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। और आज हमारे पास लगभग 170 के आसपास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार रखने वाले देशों को दूसरे को परमाणु हथियार हासिल करने में मदद करने से रोका जाता है। कि जैसे अगर मान लिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं थे और ईरान साइन कर लिया, तो हमको ये लगेगा कि हम उसको देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं उसको देना, उसको हमको कोई दे भी रहा है तो उसको रोक देना है कि तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी NPT पर साइन कर चुके हो। इस संधि का मकसद था परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण से इस्तेमाल को बढ़ाना, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन जहाँ पर हो रही है, जहाँ से हमको विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न की जा रही है, उसके मकसद को यानी उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ तो कही गई थी, ठीक है। इसको बढ़ाना ही था,
ठीक है। तो बताइए फिर भी अगर हम आपसे पूछते हैं तो ईरान पे इतना सैंक्शन क्यों लगाई गई थी जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अब बराक ओबामा थे, तो क्यों लगाई गई थी? इसलिए कि ईरान तो एनपीटी का सदस्य है। अब एनपीटी का सदस्य है लेकिन फिर भी वो परमाणु बम बनाने के लिए सोच रहा था, इसके लिए उस पर सैंक्शन लगाई। उस पर कही गई थी कि आप परमाणु बम ना बना करके आप बस क्या करिए, इसको परमाणु ऊर्जा की ओर आप बढ़िए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उसने क्या हुआ, न्यूक्लियस को यानी यूरेनियम को और इनरिच कर लिया और वो परमाणु बम भी बना लिया। ठीक है, तो इसलिए उस पर सैंक्शन ज़्यादा लगाई गई थी। कहते हैं इस संधि का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन भी किया गया था कि इस संधि जो बनाई गई थी एनपीटी, इसको कोई वायलेशन न कर दे। इस संयुक्त राष्ट्र जो संघ थे वो क्या बना दिए, एक सुरक्षा परिषद भी अपना बनाए। इस संधि का उत्तराधिकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। इस संधि पर लगभग 187 देश हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत पाकिस्तान हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद रखना है। कहता भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का मानना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है और परमाणु शक्ति संपन्न देशों के हितों को प्राथमिकता देती है। भारत का कहना है कि इस संधि में चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। यानी डर था भारत को किससे, चीन से। और ये चीन से क्यों ना डर हो, 1962 की लड़ाई तो भारत ने देखा ही था। ठीक है, इसलिए देखा कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपना एक रीजन भी बताया कि हम क्यों नहीं हस्ताक्षर किए हैं। अब क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? सोवियत संघ में जब हम देखें आज उज्बेकिस्तान के नाम से है और वो पड़ता था ताशकंद। तो ताशकंद में किन की मृत्यु हुई थी आकस्मिक? तो हमारा आंसर क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, इनके ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया? अभी हम लोगों ने इसका आंसर दिया था कि भारत द्वारा इसरो सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन 1971, 1974, 1980, 1998। तो आपकी इसका आंसर कौन होगा, 1974। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि हम यहाँ पर भी आपको हिंट में लिख दिए हैं। कहता किसने कहा था कि भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यह हितकारी होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए किनको होगा, जिनको प्यार होगा। अब प्यार वाला बात किसकी होती है, महात्मा गांधी की, कि जवाहरलाल नेहरू की, कि लाल बहादुर शास्त्री की, कि इंदिरा गांधी की? तो इंदिरा गांधी तो होगी नहीं, तो अपने आयरन लेडी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सत्य मानते हैं? बताइए, टाइम देख लें, 17 मिनट हुई हैं, अभी भी 13 मिनट बच रहे हैं। तो कह रहा शीत युद्ध के बारे में आपको पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युग कहा गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति आपस में विरोध कर रहे थे। अब विरोध बताइए, अगर सैन्य शक्ति से करते तो दोनों देश बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाता। इसलिए उन दोनों से बातों बातों में किया। अब बातों बातों कहिए या तो लेटर बाय लेटर कहिए, यानी कि मारा पीटी तो नहीं हुआ लेकिन मुंह से बहुत ज़्यादा हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं, शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। कि शीत में यानी कि जाड़े के दिन में जो भी युद्ध होता है या तो जो शीतकालीन प्रदेश है, जैसे कि अगर हम पृथ्वी को देखें, ये हो गया भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, इसको आर्कटिक सर्किल, इसमें जितने भी वो सब शीत वाले में हैं। ठीक है, जब ये शीत वाले में, तो आप बताइए कि यहाँ पर जो लोग रहेंगे कि उसके बीच में युद्ध होगा तो उसको बोलेंगे शीत युद्ध। गलत बात है, ऐसा बात नहीं होता है। ठंडे के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, गलत बात है। तो इसमें आंसर हमको कौन सा दिखा, ए, कि यहाँ पर सैन्य शक्ति से तो ना लड़ करके लेकिन बातों से इसमें लड़ी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? यानी गुट निरपेक्षता, निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी में साथ नहीं रहेंगे, किसी भी ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं, यही इसका अर्थ होता है। ऑप्शन में
किसी गुट में शामिल ना होकर के स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। बिल्कुल सही है कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम अपने स्वतंत्र रहेंगे। दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना, जैसे भारत ने अमेरिका और रशिया दोनों के साथ रहता है। ठीक है, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना चाहिए, यानी कि दोनों से अच्छे से नीति हम लोगों को क्या रखना है, बना के रखना है। यानी कहने का मतलब उपयुक्त सभी कथन इसके लिए सही है, गुट निरपेक्षता के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 37। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? इस पर एक मूवी का नाम बताया था, ट्यूबलाइट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से देश था जो भारत को 1962 में, हम कैसे भूल सकते हैं इसको? आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन। पाकिस्तान ने कब किया था? 1965 में, जो कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से यहाँ पर भी हराई गई थी। आज तक पाकिस्तान जीता ही कब है? कभी नहीं, और जीतेगा भी नहीं, क्योंकि जितना जिस रेट से बढ़ रहा है ना, उसके 20 गुना रेट से भारत बढ़ रहा है। कहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है। यह कथन निम्न में किसका है? बताइए कौन कहता है गुट निरपेक्षता बहुत बढ़िया था, हमको नहीं रहना था? ये किनका कहना होगा? जो आदमी सबको संवेदनशील देखना चाहता होगा, सबको सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा। अब वो इंसान कौन होंगे? मैकमिलन या जवाहरलाल नेहरू या डीन रस्क या उनमें से कोई नहीं? तो आंसर कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आप जरूर इसका एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना सुनिश्चित करेंगे। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? कहता है अमेरिका का एक शहर है। गलत बात है, अमेरिका का शहर नहीं है, अमेरिका द्वारा बनाया हुआ एक ग्रुप है। कहता है अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, सैनिक युद्ध पोत, ये भी नहीं है, व्यक्ति का नस्ल, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। कहता नहीं, इसमें आर्टिकल नंबर 5 है। किसका आर्टिकल 5? नाटो का, कि अगर नाटो किसी एक देश पर चढ़ाई तो समझिए कि सारे देश पर लड़ाई, तो सब देश ने मिलकर के उस देश से लड़ना शुरू कर देंगे, जो कि स्टार्ट किया था। वर्सा पैक्ट क्या थी? वर्सा पैक्ट आप ही बताइए कि रशिया के द्वारा बनाया गया था कि अमेरिका के द्वारा? तो अब पहले ही बताएं कि रशिया ने बनाया था नाटो को, नाटो से मतलब विरोध करने के लिए, या नाटो के विरोध में। ठीक है, तो सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन था, सही बात है। अमेरिका एवं सोवियत का गलत बात है, अमेरिका का गलत बात है, भारत अमेरिका गलत बात है, अमेरिका तो बात उसमें आना ही नहीं चाहिए। तो आंसर कौन हो जाएगा? सोवियत गुट। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? मित्र यहाँ नहीं बाबू, मिस्र है। कहता है कि मिस्र पर आक्रमण कब किया था? स्वेज नहर विवाद में। पहले बताइए कि स्वेज नहर बना कब था? 1869 में, जिस वक्त महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिस साल 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है, उसी साल स्वेज नहर बनाई जाती है। और ये जो है ब्रिटेन जो है मिस्र पर आक्रमण कर देता है, इसको विवाद लेकर के कब? तो आपको इसके में आंसर देना है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे इसका आपको हम आंसर नीचे में दे सकते हैं। एक मिनट स्वेज नहर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं ना। स्वेज नहर कहाँ पर है पहले समझिए, इसके बाद में आपको आंसर देंगे। देखिए स्वेज नहर की बात करें ना, तो आप ये इसको वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा। वर्ल्ड मैप में ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे चलेंगे अंटार्कटिका। टोटल कितने हो गए कंट्री, महादेश? 7 महादेश में अगर हम अफ्रीका और यूरोप और एशिया के बीच चलें तो, और इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर रहे हैं, अब फटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका है भूमध्य सागर। हम इसको साइड में लिखना पसंद करेंगे। ये कौन सा है? भूमध्य सागर। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये आपका है लाल सागर। ये वाला हो गया तो आपका अरब सागर, जिस पर हम लिख रहे हैं, और अपना भारत ये वाला हो गया। तो लाल सागर से अगर हमको जाना है भूमध्य सागर में, तो यही वाला जो नहर बनाए गए ना, यही नहर क्या है? स्वेज नहर। अब इसको बनाने का बहुत फायदा था, क्योंकि सोचिए बनाए क्यों गए, हम इसको बारे में डिटेल्स और बताते हैं। पहले समझ बनाई क्यों गई थी। यूरोप के अगर मान लिया कि इसको लाना है, यहाँ से लेकर के आना है इधर से, तो ऐसे ऐसे पहले लोग आते थे, और भारत पहुँचने के लिए उसको इस प्रकार से भारत जाना होता था। कितना मुड़ना पड़ा। यही सोचिए अगर ऐसे हो जाए कि इधर से आए, ऐसे घुसे
और यहाँ से बस यहाँ पहुँचा दे। कितना ज़्यादा आसान हो गई। इसलिए सुएज नहर की निर्माण की गई कब? 1869 में। अब जब करवाई गई 1869 में ये निर्माण, तब से ये अंग्रेज यानी इंग्लैंड वालों ने भारत को और ज़बरदस्त लूटा। तो याद रखेंगे ये चीज़। सुएज नहर कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये जो देश दिख रहा है ये मिस्र है। जो देश यहाँ पर दिख रहा है ना, हम इसको मिटा रहे हैं। जो देश दिख रहा है यहाँ पर मिस्र है। ठीक है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अगले फिगर में इसको कि कहाँ पर है। ये ऊपर वाला भूमध्य सागर दिख रहा है और ये आपका है लाल सागर। यही देखिए आपका जो ब्लू कलर है यही है सुएज नहर। और ये आपका इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसका नाम होता है मिस्र और इसकी राजधानी आपका है कायरो। ठीक है। इसी के आपको जैसे इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा इजराइल। तो इजराइल भी सोच रहा है कि हम भी एक सुएज नहर बना लें इस प्रकार से इधर से। ठीक है। ताकि अब सुएज नहर नाम नहीं देगा, कोई और नाम देगा, ताकि इसका इस पर क्या हो जाए, वर्चस्व हो जाए। और जो ये कमा रहा है आज मिस्र, आज वो कल कौन कमाएगा? इजराइल। कब हुई थी लड़ाई? तो 1956 में। तो याद रखना है कब ये किया गया था? 1956 में। ये ब्रिटेन ने किया था इजिप्ट पर। कहता 29 अक्टूबर 1956 सन यहाँ पर लिखा गया है। 1956 में पहले इजराइल तथा बाद में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र पर किया गया आक्रमण, जो सुएज संकट भी कहलाता है। पहले कौन किया था? इजराइल ने किया था और बाद में करता है ब्रिटेन। यह आक्रमण सुएज नहर पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण पुनः स्थापित करने के लिए और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है। ऐसे कि पश्चिमी देशों का क्या हो गया? प्रभाव इस पर बढ़ जाए। इसलिए क्योंकि जानते हो कि अमेरिका जो कहता है वो क्या करता है? इंग्लैंड करता है। पहले इंग्लैंड का ही पावर था, लेकिन आज किसका पावर है? अमेरिका का। इसलिए कहता है सब अपना अपना सबका टाइम आता है। नहीं तो अपना भी टाइम आएगा। तो आज हमने जब मेहनत कर रहा हूँ तुम आप लोग के लिए, तो आप लोग जब ये बढ़ाओगे तो हमको भी अपना टाइम आएगा, जिसमें सब लोगों का जरूर यहाँ पर योगदान रहेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत सारे टाइम हो गए क्या? 26 मिनट। कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, कोलंबो में, हरारे में। तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पर? बेलग्रेड में। याद रखेंगे। नेहरू, नासिर एवं टिटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया था? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, नाटो का, वर्साय। तो नेहरू जी किस में थे? गुटनिरपेक्ष में थे। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इंडोनेशिया में अप्रैल 1945 में बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, जिसकी प्रेरणा 3 विश्व नेताओं से मिली थी। भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया का टीटो और मिस्र के नासिर। इन्हीं को हटाया जाना था। कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 7वां शिखर सम्मेलन 1983, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, 5वां शिखर सम्मेलन 1976 या दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। गुटनिरपेक्षता कब हुआ था? तो इसकी आंसर हो जाएगी 7वां शिखर सम्मेलन 1983। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भूलने की चीज़ नहीं है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत रूस या भारत चीन। तो पंचशील हुआ था भारत चीन, जो 1961 में ही क्या हुआ था? खत्म हो गया था। 1956 से 1961 तक। पंचशील समझौता 1954 से 1960 तक। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ मिनलाई ने हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते के बारे में समझिए। ठीक है। इस समझौते को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के दौरान भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था कि चीन जब 1959 में जब चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया था तो भारत ने माना कि नहीं, ये अब चीन का ही हो गया। क्यों? पंचशील समझौता के तहत। इस समझौते ने भारत और चीन के बीच के तनाव को कम किया था। लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है तब तुरंत ही चीन ने क्या कर दिया? भारत पर भी आक्रमण कर दिया। सोचा कि तिब्बत को ले लिए, अब जरा भारत को भी हड़प लेते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, गैर आक्रामकता और समानता का सिद्धांत अपनाया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया गया था कि दोनों में व्यापार भी जरा ज़्यादा बढ़ जाए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर भी दिया गया था। पंचशील सिद्धांत
के निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता के पारस्परिक संभावना की माने सम्मान की भावना देना है। एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना है, दोनों सही है। दोनों देशों के बीच मैत्री पूर्वक, ये भी सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। पंचशील सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र में कब मान्यता प्रदान की गई? पंचशील को, तो आंसर क्या होगा? 1959 में। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र में कब मान्यता प्राप्त की गई? 1959 में। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में जनता पार्टी स्टार्ट हुई थी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका आंसर हमने दे दिया, मोरारजी देसाई। ठीक है, क्या बने थे? मोरारजी देसाई। आज की यहीं तक रहती है और हम लोग अगले दिन चलेंगे अगले दिन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का ही, जो लेकिन पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए जय हिंद। जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाइएगा और ये चैनल को जल्दी से ग्रोथ करवाइए, ताकि और भी टीचर इसमें ज्वाइन हो और आपके सबका क्लास फ्री में मिल सके। आपके भाई बहन को, छोटे हो या बड़े हो, सबका क्लास मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।